नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसे समाज की जिसमें लिखावट जो मुद्रण है वो अभी शुरू ना हुआ हो? तो सोचिए कैसी ज़िंदगी होगी। अखबार नहीं आएगा, पुस्तकें नहीं होंगी, टेलीविज़न पर जो लिखी हुई सामग्री है वो दिखाई नहीं देगी। प्यारे बच्चों, छापे खाने के आविष्कार से पहले जब तक मुद्रण की संस्कृति शुरू नहीं हुई थी, कुछ इसी तरह का समाज था। जो कुछ लिखा जाता था वह या तो ताम्रपत्रों पर लिखा जाता था या कपड़े पर लिखा जाता था। प्यारे बच्चों, आज हम इसी इतिहास को पढ़ेंगे कि मुद्रण संस्कृति कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई और कैसे यह पूर्वी एशिया से यूरोप में से होते हुए भारत पहुंची। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 के इतिहास के अध्याय मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया इस विषय को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय। प्यारे बच्चों, आप सभी टेलीविज़न देखते हैं। कुछ पौराणिक फिल्में और पौराणिक नाटक भी आपने देखे होंगे। उनमें आपने अक्सर देखा होगा कि किस तरह से ऋषि मुनि पुरातन समय में मोर पंख को स्याही में डुबोकर लिखा करते थे। अक्सर हम जो पौराणिक नाटक हैं हमारे, जैसे महाभारत, रामायण आदि में हम देखते हैं कि ऋषि मुनि लेखन कार्य के लिए हाथ से सरकंडे की कलम या मोर पंख के साथ लिखा करते थे। और नाटकों में ही जो कुछ राजनीतिक जीवन से संबंधित नाटक थे, उनमें आप अक्सर ये भी देखते होंगे कि एक राज्य से दूसरे राज्य को जो कभी पत्र जाते थे वो किस तरह से कपड़े की एक पट्टिका पर लिखे होते थे। जी हाँ, बिल्कुल सही प्रिय बच्चों, छापे खाने के आविष्कार से पहले हस्तलिखित लेखन जो था वो प्रचलन में था। अक्सर इसी तरह से लिखा जाता था। मुद्रित या छपी हुई सामग्री के बगैर दुनिया की कल्पना हमारे लिए कितनी मुश्किल है, ये आप समझ सकते हैं। सुबह सुबह उठकर हमें अखबार पढ़ने के लिए चाहिए होती है। दिनांक देखने के लिए हमें कैलेंडर की आवश्यकता पड़ती है। पढ़ने के लिए हमें पुस्तकों की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, ये सभी चीज़ें हमारे पास क्यों हुई हैं? क्योंकि ये सब मुद्रित हैं, इन्हें छापा जाता है। इस अध्याय में हम मुद्रण के इसी इतिहास को देखेंगे कि कैसे यह पूर्वी एशिया से शुरू होकर यूरोप और भारत में फैला। आइए जानते हैं कुछ शुरुआती छपी किताबों के बारे में। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। यह छपाई हाथ से की जाती थी। तकरीबन 594 ईस्वी से चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थी। पारंपरिक चीनी किताब एकॉर्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती थी। किताबों का सुलेखन या खुशनवीसी करने वाले लोग दक्ष सुलेखक या खुशखत होते थे, जो हाथ से बड़े सुंदर और सुडोल अक्षरों में सही सही कलात्मक लिखाई करते थे। प्रिय बच्चों, बचपन में आपने भी बहुत सारे सुलेख लिखे होंगे, हिंदी भाषा में भी और अंग्रेजी भाषा में भी। यानी किसी भी भाषा की वर्णमाला या सामग्री जब सही सही
कलात्मक ढंग से लिखते हैं, हाथ से लिखते हैं, तो उसे सुलेख कहते हैं। एक लंबे अरसे तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक चीनी राजतंत्र था। 17वीं शताब्दी आते आते चीन के शहरी संस्कृति के फलने फूलने से छपाई के इस्तेमाल में भी विविधता आई। पढ़ने की नई संस्कृति एक नई तकनीक के साथ आई। 19वीं सदी के अंत में पश्चिमी शक्तियों द्वारा अपनी चौकियां स्थापित करने के साथ ही पश्चिमी मुद्रण तकनीक और मशीनी प्रेस का आयात भी हुआ। अब पढ़ते हैं जापान में मुद्रण। चीनी बौद्ध प्रचारक 768 से 770 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक लेकर जापान आए। जापान की सबसे पुरानी 868 में छपी पुस्तक डायमंड सूत्र है, जिसमें पाठ के साथ साथ काठ पर खुदे हुए चित्र भी हैं। 18वीं सदी के अंत में एदो के शहरी इलाके की चित्रकारी में शालीन शहरी संस्कृति का पता मिलता है, जिसमें हम चाय घर के मजमों, कलाकारों और तवायफों को देख सकते हैं। हाथ से मुद्रित तरह तरह की सामग्री महिलाओं, संगीत के साजों, हिसाब किताब, चाय अनुष्ठान, फूलसाजी, शिष्टाचार और रसोई पर लिखी किताबों आदि से पुस्तकालय और दुकानें भर गई थी। प्रिय बच्चों, आइए अब जानते हैं कि किस तरीके से यूरोप में मुद्रण संस्कृति शुरू हुई। सदियों तक चीन में रेशम और मसाले रेशम मार्ग से, सिल्क रूट से यूरोप आते रहे थे। 11वीं शताब्दी में चीनी कागज भी उसी रास्ते वहां पहुंचा। कागज ने किताबों या मुंशियों द्वारा सावधानी पूर्वक लिखी गई पांडुलिपियों के उत्पादन को मुमकिन बनाया। मुद्रित किताबों को सस्ती और भिक्षु संघों के लिए छपी किताबों के विलासी संस्करण अभी भी बेशकीमती वेल्व या चर्म पत्र पर ही छपते थे। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि जो महंगी किताबें होती थी वो कागज की बजाय किस पर छपती थी? चर्म पत्र पर। इसे किस अन्य नाम से जानते थे? वेलम। किताबों की मांग बढ़ने के साथ साथ यूरोप भर के पुस्तक विक्रेता विभिन्न देशों में निर्यात करने लगे। अलग अलग जगहों पर पुस्तक मेले लगने लगे। बढ़ती मांग की आपूर्ति के लिए हस्तलिखित पांडुलिपियों के उत्पादन के भी नए तरीके सोचे गए, लेकिन किताबों की अबाध बढ़ती मांग हस्तलिखित पांडुलिपियों से पूरी नहीं होने वाली थी। क्यों? क्योंकि हाथ से कितनी किताबें छापी जा सकती थी? मांग ज़्यादा थी और हाथ से लिखी गई किताबें बहुत ज़्यादा समय मांगती थी। एक किताब से दूसरी किताब पर नकल उतारना बेहद खर्चीला भी था और यह बहुत अधिक समय भी लेता था। पांडुलिपियां अक्सर नाजुक होती थी। उन्हें लाने, ले जाने, रख रखाव में तमाम मुश्किलें आती थी। इसलिए उनका सर्कुलेशन यानी उनका जो चलन था वो सीमित हो रहा था। लेकिन किताबों की बढ़ती मांग के चलते वुड ब्लॉक प्रिंटिंग यानी तख्ती की छपाई उत्तरोत्तर में लोकप्रिय हुई। 15वीं शताब्दी की शुरुआत तक यूरोप में बड़े पैमाने पर तख्ती की छपाई का इस्तेमाल करके कपड़े, ताश के पत्ते और छोटी छोटी टिप्पणियों के साथ धार्मिक ग्रंथ छापे गए
जाहिर है कि किताबें छापने के लिए इससे भी तेज और मुद्रण तकनीक की ज़रूरत थी, और वो भी ऐसी तकनीक जो सस्ती हो। ऐसे छपाई की एक नई तकनीक का आविष्कार 1430 के दशक में स्ट्रेसबर्ग के योहान गुटेनबर्ग ने अंततः कर दिखाया। प्रिय बच्चों, आइए अब पढ़ते हैं गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस के बारे में। गुटेनबर्ग के पिता व्यापारी थे और वह खेती की एक बड़ी रियासत में पलकर बड़े हुए। बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीनें वो देखा करते थे। बाद में उन्होंने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी, फिर सुनारी की कला सीखी और अंत में उसने शीशे को अपनी इच्छा अनुसार अलग अलग आकृतियों में गढ़ने में महारत हासिल कर ली। सामने जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, यह योहान गुटेनबर्ग का चित्र है और इसका समय 1584 है। गुटेनबर्ग ने अपने जीवन काल में बहुत सारे प्रयोग किए। अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल करके उसने अपने जो आविष्कार किए उसमें जैतून प्रेस भी शामिल थी। जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल या आदर्श बना और सांचे का उपयोग अक्षरों की धात्विक आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया। गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना यह यंत्र मुकम्मल कर लिया था। उसने जो पहली किताब छापी वह थी बाइबल। प्रिय बच्चों, यह याद रखने वाली बात है कि गुटेनबर्ग ने जो सबसे पहली पुस्तक छापी उसका क्या नाम था? जी हाँ, उसका नाम था बाइबल। तकरीबन 180 प्रतियां बनाने में उसे 30 साल लगे, जो उस समय के हिसाब से काफ़ी तेज था। प्रिय बच्चों, अगर गुटेनबर्ग ने किस प्रकार पुस्तकों के मुद्रण को अन्य लोगों के लिए रुचिकर बनाया ये समझना हो तो निम्न विषयों से हम इसे अच्छे से समझ सकते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है, पुस्तकों की परिधि को बेल बूटों और अन्य प्रतिमानों में सजाया गया। खरीदारों की रुचि के अनुसार अभिकथनों को पेंट किया गया। अमीरों के लिए छपी पुस्तकों में सजावट के लिए खाली स्थान छोड़े गए। और अगर बात बाइबल की जाए, जिसकी 180 प्रतियां छापी गई, तो उसकी क्या क्या विशेषताएं थी? उनकी विशेषताओं में सबसे ज़्यादा प्रमुख थी कि इससे साक्षरता दर में वृद्धि हुई। पूरी 17वीं और 18वीं सदी के दौरान यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों में साक्षरता बढ़ी। यूरोपीय देशों में साक्षरता और स्कूलों के प्रभार के साथ लोगों में पढ़ने का जुनून पैदा हुआ। प्रिय बच्चों, आइए अब समझते हैं कि 18वीं सदी के मध्य तक किताबों और प्रिंट संस्कृति के बारे में आम लोगों की क्या धारणा थी। 18वीं सदी के मध्य तक लोगों में यह आम विश्वास बन चुका था कि किताबों के जरिए प्रगति और ज्ञानोदय होता है। कई सारे लोगों का मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती हैं। वे निरंकुशवाद और आतंकी राजसत्ता से समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसा दौर ला सकती हैं जहां विवेक और बुद्धि का राज होगा। 18वीं सदी फ्रांस के एक उपन्यासकार लुईस सेबेस्तियन मर्सियर ने घोषणा की कि छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा।
यानी यहाँ यह बात जानने वाली है कि प्रिंटिंग प्रेस के आने से लोगों में राजनीतिक स्तर पर भी बदलाव आया। सामाजिक बदलावों के साथ साथ लोगों की जो राजनीतिक सोच थी उस पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। मुद्रण संस्कृति ने कौन कौन से बदलाव समाज में लाए, उनको अगर जानना हो तो उसमें सबसे पहला बदलाव था एक नया पाठक वर्ग। छापेखाने के आने के बाद समाज में एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ। छपाई की वजह से किताबों की कीमतें गिरी और अब किताबें आम आदमी की पहुंच में थी। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग पाठक वर्ग बन गया। लोगों में एक लत लग गई पढ़ने की और एक नया पाठक वर्ग अस्तित्व में आया। पहले जो लोग किताबों का सुनकर लुत्फ उठाया करते थे, अब किताबें सस्ती होने की वजह से वो स्वयं भी किताबें खरीदकर पढ़ने लगे। इस तरह मौखिक संस्कृति मुद्रित संस्कृति में दाखिल हुई और छपी सामग्री मौखिक अंदाज में भी प्रसारित हुई। मौखिक और मुद्रित संस्कृतियों के बीच की विभाजक रेखा धुंधली पड़ गई। श्रोता और पाठक वर्ग एक दूसरे से घुल मिल गए। प्रिय बच्चों, जब कभी समाज में बदलाव आता है तो कहीं ना कहीं उस बदलाव की वजह से कुछ लोगों को समाज में परेशानी भी होती है। ये हर घटना के साथ होता है। समाज में बदलाव आसानी से नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि किताबें छपने के साथ ही लोकगीत, लोकगाथाएं और सामाजिक और राजनीतिक जीवन के और कुछ ऐतिहासिक आख्यान भी किताबों में छपने लगे और लोग इनका लुत्फ उठाने के लिए शराब घरों की तरफ भी बढ़ने लगे। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से कुछ न कुछ धार्मिक बदलाव यानी धार्मिक विवाद या अन्य प्रकार का डर भी पैदा हुआ। छापेखाने से विचारों के व्यापक प्रसार और प्रचार की वजह से अनेक द्वार खुले। स्थापित सत्ता के विचारों से असहमत होने वाले लोग भी अपने विचारों को छापकर समाज के सामने लाने लगे। समाज का हर व्यक्ति मुद्रित किताब को लेकर खुश नहीं था। जिन्होंने इसका स्वागत भी किया, उनके मन में कहीं न कहीं यह डर था कि कई लोगों को छपी किताबों के व्यापक प्रचार और प्रसार से आम लोगों के ज़हन पर गलत असर पड़ेगा। यह भी भय था कि ऐसा भी हो सकता है कि राजनीतिक क्रांति वाली पुस्तकें पढ़कर लोगों के अंदर किसी न किसी तरह का बगावती सुर भी पनपने लगेगा। धर्म से संबंधित किताबें पढ़ने वाले लोगों को भी यह डर सता रहा था कि कहीं ना कहीं यह धर्म गुरुओं के प्रभाव को कम करेंगी। आइए अब देखते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में किस तरीके से किताबों के प्रकाशन ने परिवर्तन किया। धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी। इसकी एक प्रति विटेनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांगी गई, जिसमें लूथर ने चर्च को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी थी। जल्द ही लूथर के लेख बड़ी तादाद में छापे और पढ़े जाने लगे। इसके नतीजे में चर्च में विभाजन हो गया और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हुई।
कुछ ही हफ्तों में न्यू टेस्टामेंट के लूथर के तर्जुमे या अनुवाद की 5000 प्रतियां बिक गई और 3 महीने के अंदर इसका दूसरा संस्करण निकालना पड़ा। प्रिय बच्चों, संस्करण शब्द का अर्थ है एक ही पुस्तक को जब लोगों की मांग पर दोबारा पब्लिश किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। प्रिंट के प्रति तहे दिल से कृतज्ञ लूथर ने कहा, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। आइए अब एक और विषय को पढ़ते हैं, मुद्रण और प्रतिरोध। इससे पहले आपने देखा कि किस तरह का डर समाज के कुछ लोगों के जहन में था। अब हम देखेंगे कि मुद्रण का प्रतिरोध कैसे शुरू हुआ। छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर कम शिक्षित लोग धर्म की अलग अलग व्याख्याएं करने लगे। 16वीं सदी की इटली में एक किसान मेनोकिया ने अपने इलाके में उपलब्ध किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया था। उन किताबों के आधार पर उसने बाइबल को एक नए अर्थ में पढ़ा और ईश्वर और सृष्टि के बारे में ऐसे विचार बनाए कि रोमन कैथोलिक चर्च उससे गुस्सा हो गया। ऐसे धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने धर्मद्रोहियों को दुरुस्त करने वाली एक संस्था बनाई, जिसे इंक्विजिशन के नाम से जाना गया। प्रिय बच्चों, इंक्विजिशन वह धर्म अदालत थी जिसमें विधर्मियों को शिनाख्त करने और सजा देने वाली रोमन कैथोलिक संस्था के रूप में बनाया गया था। धर्म के ऐसे पाठ और उस पर उठाए जा रहे सवालों से परेशान रोमन चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह की पाबंदियां लगाई। 1558 ईस्वी से प्रतिबंधित किताबों की एक सूची भी बाजार में उपलब्ध हुई, जिसमें बताया गया कि जो उस सूची में पुस्तकें थीं उन्हें सामान्य जन के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। तो प्रिय बच्चों, आइए पाठ में दिए गए इन उपविषयों के अध्ययन के आधार पर कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक जापान, कोरिया और खालिस्तान में विकसित हुई। आपके विकल्प हैं चीन, भारत, जर्मनी और फ्रांस। प्रिय बच्चों, खालिस्तान में जो विकल्प आएगा वह है चीन। अगला प्रश्न, कागज का आविष्कार खालिस्तान में हुआ था। आपके विकल्प हैं भारत, इंग्लैंड, चीन या फ्रांस। सही विकल्प है चीन। अगला प्रश्न, जापान में सबसे पुरानी छपी पुस्तक का क्या नाम है? आपके विकल्प हैं बाइबल, डायमंड सूत्र, महाभारत या युकियो। इसका सही विकल्प है डायमंड सूत्र। अगला प्रश्न, पहली प्रिंटिंग प्रेस का विकास किसने किया? विकल्प हैं योहान गुटेनबर्ग, आइजैक न्यूटन, मार्को पोलो, न्यूकॉमेन। सही विकल्प है योहान गुटेनबर्ग। अगला प्रश्न, 95 स्थापनाएं किसने लिखी? विकल्प हैं मार्टिन लूथर, योहान गुटेनबर्ग, जेवी शेले, चार्ल्स डिकेंस। प्रिय बच्चों, इसका सही विकल्प है मार्टिन लूथर। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने छापे खाने के आविष्कार के बाद दुनिया किस तरह से बदली और कितने परिवर्तन इस दुनिया में आए।
इस अध्याय की जो अगली प्रस्तुति होगी उसमें हम छापेखाने की जो प्रभाव फ्रांसीसी क्रांति पर पड़े और किस तरह से विभिन्न देशों में पाठक वर्ग में बदलाव आया और किस तरह से सामाजिक और आर्थिक बदलाव इसकी वजह से दुनिया में आए, उनके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। उम्मीद करती हूँ आज के ये उपविषय आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।